छात्र विचार के मंच से सभी को नमस्कार और जय माता जी की। गुर्जर विवाद पर चल रही हमारी सीरीज का ये नवा भाग है। सो आई शेयर माय स्क्रीन एंड देन लेट्स बिगिन फॉर टुडे। सो आज का जो विषय है, बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, एक छोटा सा रिकैप कर लूँगा। पिछले भाग में हमने एक सीधे सरल तर्क से, लॉजिकल रीजनिंग से गुर्जर संबोधन के अर्थ को स्पष्ट किया था। उसी तर्क से फिर सभी वंशों, प्रतिहार, चावड़ा, परमार, चौहान, सोलंकी, चंदेल का जाति से गुर्जर न होना सिद्ध किया था। साथ ही पृथ्वीराज विजय को लेकर किए गए भ्रामक दावों का हमने विस्तार से खंडन किया था और तिलक मंजरी नाम के ग्रंथ को लेकर परमारों को गुर्जर बताने के दावों का भी खंडन किया। हम भाषाओं के एंगल से इस विषय को देखें उससे पहले कुछ बचे हुए शिलालेख हैं, ग्रंथ हैं। आई जस्ट वांटेड टू कवर देम। तो हो सकता है कि भाषाओं का विषय अगले सेशन में ले पाऊँ। एक दावा राजौर शिलालेख को लेकर होता है कि ये प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करता है। सो विल एनालाइज दिस इन 3 points: the geography differentiating two pratihar families, interpretation of the words anvay and jati varying by the context. Lastly, the false assumption of Shri Gurjar being the same as Gurjar. Okay, so let me begin. 10वीं सदी में राजौर अलवर क्षेत्र, राजौर अलवर के पास ही पड़ता है। तो राजौर अलवर क्षेत्र में प्रतिहारों की एक शाखा राज कर रही थी। अलवर के पास राजौर से 960 ईस्वी 960 एडी का प्रतिहारों का एक शिलालेख मिलता है, इसी ब्रांच का। शिलालेख आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला बिंदु यह है कि शिलालेख में अलवर और कन्नौज प्रतिहारों के इन दो अलग अलग परिवारों से लोगों के नाम आए हैं। ओके, अलवर के प्रतिहार अपने आप को, जो कि ये शिलालेख लिखवा रहे थे, वो अपने आप को कन्नौज की शाखा का वंशज नहीं बताते। वो केवल कन्नौज के प्रतिहारों की सत्ता स्वीकारते हैं। लेकिन इस शिलालेख में भी गुर्जर शब्द का उपयोग केवल राजौर शाखा का वर्णन करते समय हुआ है, कन्नौज के प्रतिहारों के लिए नहीं हुआ। जबकि शिलालेख में कन्नौज के प्रतिहारों का नाम पहले आया है। गुर्जर शब्द का प्रयोग आसानी से शुरू में ही हो सकता था, लेकिन कन्नौज के प्रतिहारों को कवर करने के बाद जब राजौर वालों की बारी आई, तब ये शब्द आते हैं गुर्जर प्रतिहार। सवाल पूछना बनता है कि ऐसा अंतर क्यों आया। अंतर ऐसे आया कि इस शिलालेख का समय आते आते, मीनिंग 960 एडी तक, राजौर के प्रतिहार अपने आप को गुर्जर देश में मानते थे, पर कन्नौज वाले नहीं। मथन देव जो थे, जो कि राजौर की प्रतिहार शाखा को लीड कर रहे थे, वो गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र के एक भाग में सीधे शासन कर रहे थे। और राजौर को आप मैप में देखें तो दौलतपुरा के पास ही है, जहां से गुर्जर भूमि लिखा हुआ एक शिलालेख आता है सम्राट मिहिर भोज का। ठीक, अब अगर उस समय 960 एडी में भी गुजरात से लेकर कन्नौज तक कोई एक एम्पायर होता प्रतिहारों का, इतना फैला हुआ कि जिसकी राजधानी कन्नौज होती, तो गुर्जर शब्द से बनी उपाधियां सबसे पहले कन्नौज में बैठे सम्राट को मिलनी थी ना। उनको बाईपास करके उनके अधीन राजौर वाले कैसे गुर्जर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कन्नौज वालों के लिए नहीं हो रहा। और वो भी तब जबकि एक ही शिलालेख में दोनों का साथ में उल्लेख हो रहा है और कन्नौज वालों का नाम सबसे पहले आया है, फिर भी उल्लेख नहीं होता। विच बेग्स द क्वेश्चन, साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया था।
और गुर्जर देश की जो भौगोलिक पहचान, उसकी बॉर्डर्स या साइज जो थी वो बदलने लगी थी. बट आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल रिपीट, such changes don't occur at once. It takes time. There is a phase of transition, and this Rajor inscription falls in that transitive phase. Okay, moving on. The context and background knowledge in interpretation of any words. That's our second point. देखिए, राजौर से भी पहले एक शिलालेख मिलता है घटियाला से, कक्कुक प्रतिहार का. आई थिंक वी हैव सीन दिस बिफोर. तो कक्कुक प्रतिहार के लिए शिलालेख में शब्द आए हैं प्रतिहार जातिना. ओके, क्या मैं केवल जातिना शब्द देखकर प्रतिहार को जाति मान लूं? नहीं. और कैसे पता कि नहीं मानना चाहिए? हमने कॉन्टेक्स्ट देखा, संदर्भ और आगम ज्ञान का उपयोग किया. वी यूज्ड आवर बैकग्राउंड नॉलेज. हमें पता है कि प्रतिहार एक वंश, एक क्लैन है, जाति नहीं. सो जातिना शब्द का अर्थ यहाँ जाति या कास्ट नहीं, बल्कि सिर्फ जन्म से लिया जाएगा कि कक्कुक जन्म से प्रतिहार हैं, यानी प्रतिहार वंश से हैं, प्रतिहार क्लैन के हैं जन्म से. गॉट इट? एक और उदाहरण. अब स्क्रीन पर नीचे की ओर जयपुर विलास के कुछ अंश हैं. आमेर में बैठे इसके लेखक कृष्णराम भट्ट जब ग्रंथ में अपने परिवार का इतिहास बताते हैं तो परिवार के लिए शब्द आए हैं. इफ यू कैन सी द सेकंड लाइन, मेवाड़ जातीय. क्या अब मैं मेवाड़ को जाति मान लूं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं. कैसे पता कि नहीं मानना चाहिए? हमने फिर से कॉन्टेक्स्ट देखा, बैकग्राउंड नॉलेज का उपयोग किया. हमें पता है कि मेवाड़ एक स्थान है जिसका मूल नाम था मेदपाट. यहाँ बस इतना कहा गया है कि लेखक का परिवार, श्री कृष्ण राम भट्ट का परिवार, गुर्जर भूमि के अंतर्गत मेवाड़ स्थान में जन्मा था. इसी तरह आगे देखिए, महाभारत के वन पर्व में जब मार्कंडेय ऋषि पांडुपुत्र युधिष्ठिर को ज्ञानी व्यक्तियों के गुण बता रहे थे कि उनके कैसे कैसे गुण होते हैं, तो शब्द आते हैं वहां शुक्ल जातीय, द अंडरलाइंड पोर्शन. क्या मैं शुक्ल को किसी जाति का नाम मान लूंगा? अगेन, शुक्ल जातीय से यहाँ सिर्फ इतना अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति में जन्म से ही कोई खोट नहीं होता. ही और शी इज स्पॉटलेस. वो जन्म से ही निश्चल और सात्विक होता है. द ट्रांसलेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑन योर स्क्रीन. इसी तरह एक और उदाहरण दूंगा. प्राचीन काल का एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार सूत्र. So an extract of that is on the right side of your slide. तो ग्रंथ के 7वें अध्याय में बोधिसत्व के इस जगत में आने का, यानी उनके जन्म की घटना का वर्णन हो रहा है. his birth from the womb of his mother. तो वहां पर शब्द आते हैं इतर जातीयाः, कि वो बोधिसत्व पृथ्वी जैसे निचले लोक में पैदा हुए. इतर नाम की कोई जाति नहीं होती. इतर से अर्थ है नीचा या दूसरा. तो ग्रंथ के लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम मनुष्यों की पृथ्वी को तो बोधिसत्व जैसे एक देवता के लिए नीचा या दूसरा लोक ही माना जाएगा, पर फिर भी उन्होंने यहाँ जन्म लिया. तो इसी तरह से अगर मैं कहीं गुर्जर जातीय लिखा हुआ देख लूं, ऑब्वियसली सीधे ये नहीं कह सकता कि ये गुर्जर कास्ट है. अब मैं राजौर के शिलालेख की ओर लौटता हूं. इसमें प्रतिहारों को गुर्जर जाति का बताया हो ऐसा क्लेम केवल एक शब्द पर टिका है, दैट इज अन्वय. द इंस्क्रिप्शन सेज अबाउट मथन देव गुर्जर प्रतिहारान्वय.
अब अन्वय शब्द के कई अर्थ हैं। किसी के पीछे चलना, उसे फॉलो करना, किसी से कोई कनेक्शन या जुड़ाव होना, और एक अर्थ है जन्म। ये भी एक अर्थ है। जैसे जाति शब्द का अर्थ जन्म से है, वैसे ही अन्वय शब्द के कई अर्थों में से एक है जन्म से। ओके। पर जिस प्रकार जाति शब्द या उसके डेरिवेटिव्स का अर्थ केवल जन्म है, ठीक है, सिर्फ जन्म होता है अर्थ, और फिर हमें अलग अलग संदर्भ के अनुसार जन्म से ही जुड़े अलग अलग अर्थ मिलते हैं, जो हमने अभी देखे 3-4 उदाहरण से। कहीं पर किसी वंश या क्लैन में जन्म के लिए जाति जैसा शब्द लिखा मिल जाता है, कहीं किसी स्थान पर जन्म के लिए जाति लिखा मिल जाता है, कहीं किसी गुण विशेष के साथ जन्म होने को बता दिया जाता है, तो कहीं कुछ और। राइट। उसी प्रकार से अन्वय शब्द है। अकेले अपने बूते ये शब्द केवल जन्म का ही अर्थ देता है, किसी जाति में, कास्ट में जन्म का अर्थ अकेला अन्वय नहीं देता, जब तक कि जो आपका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट है वो ऐसे अर्थ को सपोर्ट ना करे। ओके। और राजौर के शिलालेख का कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि जाति या कास्ट में जन्म का अर्थ मिलता हो। केवल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें दो शब्द मिलते हैं आपको रेलेवेंट, गुर्जर और प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार अन्वय। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहां से चले थे वहीं पर आ गए। गुर्जर और प्रतिहार ये दोनों किसी जाति के नाम हैं, यही सिद्ध नहीं हुआ तो मात्र जन्म या संबंध का अर्थ देने वाले एक शब्द अन्वय से ये कंक्लूजन कैसे निकाल लें कि कास्ट में जन्म की बात हुई है? दैट्स नॉट पॉसिबल। मेवाड़ जाति और प्रतिहार जातिना, इन दोनों जगह जाति शब्द के जो डेरिवेटिव्स आए, वहां भी जब कास्ट के जन्म का अर्थ हमें नहीं मिला, तो यहाँ अन्वय से किस आधार पर मान लिया जाए, किस आधार पे यह अर्थ ले लिया जाए? आप आराम से शिलालेख पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऐसा कोई आधार नहीं है। So the summary is that just the way Sanskrit word jati and its derivatives, they do not always give the meaning of caste. Depending on the context, it could be birth from a person, birth in a specific clan, or even birth in a specific country. Similarly, the Sanskrit word anvay also does not give the meaning of caste on its own. It only gives the meaning of birth, which, depending on the context, could be birth from a person, family, or even in a place like some country, city, and another possibility is being born in a caste. Okay. So there are many scenarios like this. It could be any of them. तो अन्वय हो गया। बाकी बचे जो शब्द थे वहां गुर्जर और प्रतिहार। प्रतिहार हम जानते हैं कि एक वंश का नाम है, उस काल में प्रतिहार शब्द वंश के लिए उपयोग होता था फ्रीक्वेंटली। गुर्जर शब्द हम भरपूर सिद्ध कर चुके हैं कि स्थान सूचक है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार अन्वय का अर्थ हुआ गुर्जर देश के प्रतिहार वंश में जन्मा व्यक्ति। अच्छा, क्या स्थान और वंश का नाम लेकर जन्म की बात करने के ऐसे और उदाहरण हैं इस सिनेरियो के, जैसा कि राजौर शिलालेख है? बिल्कुल है। जयपुर विलास की लाइन से फिर से देखिए, यहाँ क्या लिखा है? गुर्जर भूमि निर्जरांतर्गत भट्ट मेवाड़ जातीय। स्थान हुआ गुर्जर भूमि और उसके अंदर मेवाड़। ठीक है, ये स्थान है, नो डाउट अबाउट दैट। राजा और शिलालेख के गुर्जर की तरह, राइट। वंश हुआ भट्ट, राजा और शिलालेख के प्रतिहार की तरह वंश हो गया। जन्म की बात की गई है जातीय शब्द से, राजा और शिलालेख के अन्वय शब्द की तरह। भट्ट मेवाड़ जातीय और गुर्जर प्रतिहार अन्वय।
क्लियर? ओके, अनदर पॉइंट टू कवर इज, इस शिलालेख में खेती कर रहे लोग जिन्हें श्री गुर्जर कहा गया, उनके बारे में, तो उनके बारे में ये अज्यूम कर लिया गया है कि श्री गुर्जर इज इक्वल टू गुर्जर, एक ही है। जबकि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक से नामों के दो समुदायों में नाम के अलावा और कोई समानता नहीं मिलती, जैसे गौड़ राजपूत, गौड़ ब्राह्मण और श्री गौड़ समुदाय। ये तीनों एक ही उत्पत्ति के हैं, ऐसा मानने का हमें इतिहास से कोई संकेत नहीं मिलता। तो गुर्जर और श्री गुर्जर को भी कोई एक ही सोशल ग्रुप अज्यूम कर लिया गया है, जबकि इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। और जब श्री गुर्जर को गुर्जर सिद्ध नहीं कर सकते, तो गुर्जर जाति का सिद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। अगला लेते हैं। मेवाड़ के रावल तेज सिंह का घाघसा से मिला 1265 ईस्वी का शिलालेख, 1265 एडी। इसके बारे में कोई कहता है कि इसमें गुर्जर जाति होने का प्रमाण है, कोई कहता है इसमें परमारों के गुर्जर होने का प्रमाण है। लेट्स सी, इस शिलालेख की जानकारी जो हमने चीरवा शिलालेख देखा था पहले 4th एपिसोड में, उससे थोड़ा मिलती जुलती है। ओके, तो घाघसा का ये शिलालेख खुद क्या कहता है, यू हैव इट ऑन योर स्क्रीन। इसमें मेवाड़ के रावल तेज सिंह जी के पूर्वज रावल जैत्र सिंह की बात हुई है। ओके, एंड इट सेज, गुर्जर, मालव, तुरुष्क और शाकंभरीश, ये सभी लोग रावल जैत्र सिंह का मान भंग नहीं कर सके। प्रयोग एक वचन में है, यानी राजाओं की उपाधियां हैं। तो यहाँ गुर्जर जो है, ये गुर्जर देश के राजा के लिए उपयोग हुआ, मालव हुआ है मालवा के राजा के लिए, शाकंभरीश्वर हुआ है सांभर अजमेर क्षेत्र के राजा के लिए। और यहाँ पर आया तुरुष्क शब्द, ये भी जाति जनजाति का सूचक नहीं है। ये भी स्थान के आधार पर लोगों को पहचानता है। कैसे? तुरुष्क शब्द बना है तुर, उसिक और कन प्रत्यय से। तुर, उसिक और कन प्रत्यय। तुर से अर्थ है तेज, उसिक से अर्थ है अत्यधिक कामना या उद्वेग होना, टू मच पैशन। और कन प्रत्यय का अर्थ, एक मिनट, राइट, कमिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड, जैसा कि पाणिनि बताते हैं, कन प्रत्यय का अर्थ कहीं जन्म लेने का अर्थ देना हो तो प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तुरुष्क वो लोग हैं जो तेजी और उद्वेग वाले देश से आते हैं, यानी घोड़ों के देश से आते हैं। घोड़े और उन पर सवार लोग उद्वेग से और तेजी से किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। दैट्स कॉमन नॉलेज, वी ऑल नो दैट। तो जिस तरह सिंधु क्षेत्र में जन्मे व्यक्ति को पाणिनि कन प्रत्यय लगाकर सिंधुक कहते हैं, युगंधर में जन्मे व्यक्ति को योगंधरक कहा जाता है, साल्व में जन्मे व्यक्ति को साल्वक कहते हैं, उसी तरह से आज जिसे हम तुरान क्षेत्र कहते हैं, वहां जन्मे लोगों को तुरुष्क बोला गया है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के घोड़े, जहाँ की सेनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिम में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र हैं, इनमें सबसे अच्छे घोड़े पाए जाते थे। इनकी कैवलरीज, जो अश्वसेना है, दैट वाज नोन फॉर दिस। दीज आर ऑल वेल नोन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जिसका एक्नॉलेजमेंट उस समय के भारतीय ग्रंथों में भी मिल जाता है। तो ये क्षेत्र और इसके लोग, ये लोग मलेच्छ कहलाने के अलावा इस तरह से तुरुष्क शब्द से भी जाने गए। ओके, अगला लेते हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के करहाड़ ताम्रपत्र में गुर्जर शब्द आता है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि ये गुर्जर जाति की बात की जा रही है।
अब ऐसा कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि यही कॉपर प्लेट भूगोल के आधार पर गुर्जर की तरह और कितने राज्यों और राजाओं की पहचान करता है। आप अंडरलाइन वर्ड्स देखें तो लाट है, गौड़, समुद्र क्षेत्र के लोग, अंग, कलिंग और मगध। गुर्जर शब्द यहाँ भी गुर्जर देश के राजा के लिए आया है, ठीक वैसे ही जैसे इन बाकी के शब्दों से उन राज्यों के राजाओं या लोगों की बात की गई है। ठीक वैसे ही जैसे इन बाकी के शब्दों से उन राज्यों के राजाओं या लोगों की बात की गई है। और ना ही गुर्जर के साथ जाति या जनजाति सूचक कोई शब्द ऐसा हमें मिलता है यहाँ जिससे वैसा कोई अर्थ निकाला जाए। सो आई थिंक वी आर डन विद द इंस्क्रिप्शंस हियर, राइट। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य जी ने एक और बात कही कि पाकिस्तान में गुजरात और गुजरांवाला नाम से स्थान है, यानी गुजर यहाँ आए, इससे ऐसा नाम पड़ा जैसे कि भारत में गुजरात का पड़ा। दिस इज द क्लेम। आचार्य जी, आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के गुजरात या गुजरांवाला का नाम कैसे पड़ा। ये नाम कैसे पड़ा, मैं बता देता हूँ। 17वीं सदी के आरंभ में मुगल बादशाह जहांगीर अपनी जीवनी तुजु की जहांगीरी में पंजाब की एक यात्रा के बारे में लिखते हैं, which you can see on the screen. So I'll do a brief translation in Hindi. It says, मैंने नदी को वहां बनाए एक बांध से पार किया और अपना डेरा गुजरात परगना के किनारे किया। परगना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बोला जाता था, जैसे सूबा, जिला या तहसील होती है। आगे लिखा है, जिस समय बादशाह अकबर, हिज फादर, कश्मीर गए थे, इस नदी के किनारे एक किला बनवाया गया था और गुजर लोग उस इलाके के पास ही चोरी और रास्ते पर लूटपाट किया करते थे। इसलिए किले पर उन्होंने, यानी अकबर ने, उन गुजरों को अपने साथ लाकर वहां बसाया। अकबर ने, क्योंकि उन्होंने वहां गुजर लाकर बसाए थे, इसलिए फिर उन्होंने इस इलाके को एक अलग परगना बनाकर उसे गुजरात नाम दिया। गुजर उस जाति को कहते हैं जो दूध और दही के काम से गुजारा करती है। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। सो दीज आर नॉट माई स्टेटमेंट्स। ये 17वीं सदी के शुरू में बताया गया गुजर जाति का परिचय था मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। अब मुख्य धारा का जो साहित्य है हमारा, मेन स्ट्रीम लिटरेचर, उसमें गुजर जाति के सबसे पहले उल्लेख, जो वास्तविक गुजर जाति है, उसके सबसे पहले उल्लेख आते हैं बाबर काल से, यानी 16वीं सदी के सेकेंड हाफ से, उत्तरार्ध से। और वहां भी बाबर की जो जीवनी है, बाबरनामा, उसमें वर्णन इसी तरह है, तुझे की जहांगीरी की तरह मोटा मोटा वैसा ही कुछ लिखा है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ओवर टू योर राइट। तो बाबर ने बाबरनामा में जो लिखा है, he says, if one goes into Hindustan, the Jats and Gujars always pour down in countless hordes from hill and plains for loot in bullock and buffalo. जब भी कोई हिंदुस्तान जाता है तो पहाड़ों और मैदानों से जाट गुजर हमेशा अनगिनत संख्या में बैल और भैंसों पर बैठकर टूट पड़ते हैं और लूटपाट करते हैं। These ill-omened people are just senseless oppressors. Now, these are Babar's words, not mine. I don't agree with the language, so I'll not translate this line. Moving on. Formerly, their doings did not concern us much because the country was an enemy's. But they began the same senseless work after we had taken it. When we reached Sialkot, they fell in tumult on poor and needy folks
who were coming out of the town to our camp and stripped them bare. I had these silly thieves sought for and ordered 2 or 3 of them cut to pieces. Translation would be कि जो बाबर ने कहा, पहले इनकी हरकतों से, ये गुजरों की बात कर रहे हैं, इनकी हरकतों से हमें मतलब नहीं था क्योंकि ये मुल्क हमारे दुश्मनों के कब्जे में था। पर जब ये इस मुल्क पर हम काबिज हो गए, तब भी इनकी यानी गुजरों की हरकतें जारी रही। जब हम लोग सियालकोट पहुंचे तो ये लोग उन गरीब जरूरतमंदों का सब कुछ लूट गए जो सियालकोट शहर से हमारे डेरे की तरफ आ रहे थे। मैंने इन बदमाश चोरों का पीछा करवाया और पकड़े गए 2-3 को कटवा दिया। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। ऑल राइट। अब कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि गुजर जब पहाड़ों से उतरकर लूटपाट करते थे, जहाँ पहाड़ों में वो छुपे रहते थे, तो वहां से उतर के जब वो लूटपाट करते थे तो वो मुस्लिम सेनाओं की करते थे। एंड दिस इज देन कनेक्टेड इन एन इमेजिनरी वे विद तैमूर्स टाइम्स एज वेल। तो ऐसे लोगों को फिर से पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जब तक भारत के कई क्षेत्रों में बाबर का राज नहीं हुआ था, तब भी उन क्षेत्रों में ये लूटपाट हो रही थी, यानी पहले से ही जारी थी। पॉइंट नंबर 2, इन हिज ओन वर्ड्स, इन बाबर्स वर्ड्स, तब तक बाबर को इस लूटपाट से कोई मतलब नहीं था। जो पहले से लूटपाट हो रही थी, इससे बाबर को कोई मतलब नहीं था, यानी ये लूटपाट हमला करने आई बाबर की जो इस्लामी सेना थी उसके साथ नहीं होती थी। ऑब्वियसली इसीलिए बाबर को इस लूटपाट से कोई मतलब नहीं था। तो किसके साथ होती थी लूटपाट? ये 2 और 2 4 मुझे विश्वास है आप खुद कर लेंगे। पर ये जो पोर्ट्रेल है गुजर जाति का, एक के बाद एक अनेकों मुगल शासकों द्वारा, चलिए लूटपाट एक तरफ कर देते हैं कि बाबर ने झूठ बोल दिया होगा और फिर जहांगीर ने भी झूठ बोल दिया होगा, पर गुजर जाति की जो वृत्ति है, जीवन यापन किस आधार पर है, ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, इसका मोटा मोटा अनुमान तो लग जाता है। कृषि, पशुपालन, डेयरी, और कोई स्टेट फॉर्मेशन दिखाई नहीं देता, कोई कॉलोनाइजेशन दिखाई नहीं देता। ठीक, चलिए। अच्छा, इसी बारे में एक दावा ये भी होता है कि नहीं, 12वीं सदी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी है उसके कुछ श्लोकों में गुर्जर शब्द आता है, और वहाँ प्री पार्टीशन पंजाब पंजाब के किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र के राजा को गुर्जर कहा गया है। सो ये उसी पंजाब के गुजरांवाला वगैरह में गुर्जरों की प्राचीन उपस्थिति को, एंशंट अबोर्ड को सिद्ध करता है, ऐसा दावा। अच्छा, राजतरंगिणी की जो 5वीं पुस्तक है, जिससे कुछ श्लोकों में गुर्जर शब्द आया है, जिस पर यह दावा हुआ है, वो लाइंस आपके सामने है स्क्रीन पर। अब इनका अर्थ ये है कि 9वीं सदी के अंत में, टुवर्ड द एंड ऑफ 9th सेंचुरी एडी, गुर्जर अधिपति अल खान का कश्मीर के राजा शंकर वर्म से युद्ध हुआ। अल खान हार गया, और हार कर अल खान ने राज्य का तक देश नाम का एक प्रांत कश्मीर के राजा को सौंप दिया। तो मिड 12th सेंचुरी में लिखी राजतरंगिणी में ये जो इंसिडेंट मेंशन किया गया है, द इंसिडेंट इटसेल्फ बिलोंग्स टू एंड ऑफ 9th सेंचुरी एडी, मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की मृत्यु के ठीक बाद का समय। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गुर्जर शब्द जो है ये राजतरंगिणी में क्यों और कैसे आया। राजतरंगिणी या उससे पहले के समय में पंजाब की तरफ गुर्जर नाम के किसी समुदाय ने किसी गुर्जर राज्य को अपना नाम दिया हो, ये क्यों संभव नहीं है? लेट्स सी। पहली बात तो ये कि जिस राजतरंगिणी में ये उल्लेख आया है उसमें गुर्जर की भांति कश्मीर के आसपास के अन्य कई क्षेत्रों के नाम भी दिए गए हैं।
इसके अलावा कश्मीर और उसके आसपास के एरियाज में बसने वाले सभी जो समुदाय हैं, जातियां, जनजातियां, उनके नाम भी बताए गए हैं। जैसे मद्र आता है, दर्व, अभिसार, गांधार, मांडव, खस, डोम्ब। पर कहीं किसी गुज्जर या गुर्जर जाति जनजाति का कोई उल्लेख नहीं है। अगर ऐसी किसी जाति जनजाति ने आकर पंजाब के उस क्षेत्र को अपना नाम दिया होता तो राजतरंगिणी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट में एक जाति जनजाति के रूप में उनका उल्लेख अवश्य मिलना था, पर नहीं मिलता। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि इस नाम के कोई लोग उस समय वहां नहीं थे। कब आए, ये आपको ऊपर बाबरनामा के और तुजुकी जहांगीरी के एग्जाम्पल्स से स्पष्ट हो गया होगा। बाबर 16वीं सदी में आता है। उसकी बाबरनामा की जो उपलब्ध प्रतियां हैं वो 16वीं सदी के अंत की है। आप एक सदी और पीछे खींच लीजिए, 15 सेंचुरी एडी में अराइवल आ जाता है। 15 सेंचुरी से और पीछे क्यों नहीं खींच सकते, मैं इस पे अभी थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरी बात, राजतरंगिणी के यही श्लोक हमें ये भी बताते हैं कि जो गुर्जर राज्य था उसमें टक्क नाम का एक प्रांत था। अब ये टक्क जो है ये प्राचीन पंजाब का भाग था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट पंजाब। टक्क देश शब्द जो है इसकी उत्पत्ति में महाभारत कालीन नागवंशी या तक्षक प्रजाति को बताया जाता है। अब अगले श्लोकों पर ध्यान दें, जो यहाँ पांचवी और छठी पंक्तियां हैं, जो श्लोक वर्ष नंबर 151 से। अब इसमें अलखान से टक्क देश छीने जाने के बारे में ग्रंथ आगे कहता है कि भोज प्रतिहार ने, ये मिहिर भोज की बात हुई है सम्राट की, भोज प्रतिहार ने पहले जिस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था उसे कश्मीर के राजा शंकर वर्म ने फिर से ठक्केय राजकुल को लौटा दिया। अगर गुज्जर नाम के किसी समुदाय ने किसी गुर्जर राज्य को वहां अपना नाम दिया होता तो ये कैसे संभव है कि उनके ही राज्य का एक भाग अब भी टक्क नामक किसी दूसरी जनजाति या वंश के नाम से टक्क देश कहलाता रहे। सी, इफ यू एज अ कास्ट और ट्राइब you grab a territory and you give it your name, that's obviously out of some zeal, right? Some ethnic zeal. Then how is it possible that a part of your renamed territory is still called by the ethnic name of another tribe? Not possible if Gurjar meant a particular caste or tribe. पर एक बार चलिए टक्क देश को अलग रख के भी इस विषय को देख लेते हैं। तो इन श्लोकों में हमें एक और पॉइंट मिल जाता है, वो ये कि ये घटनाएं होती है 9वीं सदी के अंत में, जब प्रतिहार साम्राज्य अपने चरम पर था। देवर ऑन देयर पीक। जो मेहर भोज का समय है उनके ठीक बाद का समय है, तब की बात। और दिल्ली से उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो प्राचीन पंजाब है उसमें तब प्रतिहार सम्राटों का उनके रीजनल गवर्नर अल खान के माध्यम से शासन था, जिसका वर्णन खुद राजतरंगिणी कर देती है। तो ये क्षेत्र गुर्जर देश से फैलते हुए प्रतिहार साम्राज्य का पार्ट होने के कारण गुर्जर भूमि कहलाया, वैसे ही जैसे कन्नौज भी कभी गुर्जर क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। और ये फिनोमिना हम पिछले एपिसोड्स में डिटेल में कवर कर चुके हैं कि कॉनोटेशन और स्टेट का टेरिटोरियल एक्सपेंशन किस तरह से हुआ। यही कारण है कि राजतरंगिणी के उस उल्लेख के बाद, ध्यान दीजिएगा, किसी ग्रंथ शिलालेख में पंजाब की ओर किसी गुर्जर नामक स्थान का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जैसे प्रतिहारों का साम्राज्य मिटने के बाद कन्नौज को भी कभी गुर्जर देश में नहीं गिना गया, क्योंकि ना तो प्रतिहारों का फिर उस और पंजाब साइड कोई राज्य या नियंत्रण रहा, और ना ही भारत के गुर्जर देश से उठी किसी राजनीतिक शक्ति के हाथ वहां तक फिर से पहुंचे कि पंजाब का ऐसा नामकरण दोबारा हो सके। राजतरंगिणी लिखे जाने के 400 साढ़े 400 साल बाद, जब मुगल बादशाह अकबर ने जो वास्तविक गुर्जर जाति है उन लोगों को पंजाब क्षेत्र में बसाया, एज मेंशन्ड इन जहांगीर्स बायोग्राफी दैट वी सॉ,
तब जाकर गुजरात और गुजरांवाला जैसे नाम वहां उभर कर आते हैं। बीच के 400 450 सालों में ऐसा कोई वर्णन उस क्षेत्र में नहीं मिलता जिसे आचार्य जी गोल कर गए। तो गुर्जर नामक किसी जाति जनजाति ने पंजाब में किसी गुर्जर राज्य को अपना नाम दिया होता तो राज तरंगिणी और अकबर के बीच पड़ने वाले 400 450 वर्षों में गुर्जर प्रांत और वो सो कॉल्ड गुर्जर जाति वहां से गायब नहीं होते। We would have seen a consistent mention of the people or the place with the name गुर्जर, पर ऐसा नहीं पाया जाता। अब अगले क्लेम की तरफ। तो हमारे विद्वान आचार्य जी ने एक और दावा किया था कि किसी पंडित राधाकांत ने 1000 वर्ष पहले शब्दार्थ कल्पद्रुम में गुर्जर शब्द के अर्थ पर लिखा है गुरी उद्यम ने, यानी गुर्जर वो है जो उद्यम करे, पुरुषार्थ करे। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि इस एक लाइन में 3 गलतियां हैं। 1000 वर्ष पहले किसी पंडित राधाकांत का लिखा कोई शब्दार्थ कल्पद्रुम नहीं मिलता। 200 वर्ष पहले यानी 19वीं सदी में राजा राधाकांत देव ने शब्द कल्पद्रुम की रचना की थी। पंडित राधाकांत नहीं, राजा राधाकांत देव। शब्दार्थ कल्पद्रुम नहीं, शब्द कल्पद्रुम। और सबसे बड़ी बात, 1000 वर्ष पहले नहीं, केवल 200 वर्ष पहले 19th सेंचुरी एडी ब्रिटिश रूल में ग्रंथ की रचना हुई। विच मीन्स कि 19वीं सदी में लिखे इस ग्रंथ के बारे में हम आगे जो भी देखेंगे वो हमारे लिए रेलेवेंट जो 7वीं से 13वीं 14वीं सदी तक का इतिहास है उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ बीइंग अ लेट टेक्स्ट। ये तो हुआ सोर्स का इवैल्यूएशन। अब आ जाते हैं सोर्स के शब्दों और उनकी परिभाषाओं पर। तो इस ग्रंथ में गुर्जर और गुर्जरी 2 शब्दों पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि गुर्जर और गुर्जरी कौन है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ओवर टू योर राइट। पहले गुर्जर शब्द आया है, यहाँ भी पूरी व्याख्या देश पर आधारित है। गुर्जर देश का उपयोग हुआ है, किसी गुर्जर जाति या वंश का कोई उल्लेख नहीं है। तो शब्द की परिभाषा में क्या लिखा है, लेट्स गो थ्रू दैट। इफ यू चेक द हाइलाइटेड पार्ट्स, शत्रुकृत ताड़नम बधोद्यम आदिकम वा उज्जरयति यो देशः। क्या डिफाइन हुआ, एक देश का वर्णन हुआ, गुर्जर देश का। शत्रु को ताड़ना देने वाला, प्रताड़ित करने वाला देश है गुर्जर देश। कंफर्मेशन कैसे मिलता है, फिर आगे इस देश के लोग, उसके निवासी कैसे हैं, ये चर्चा हुई है। इट सेज कलिंगः साहसिका इतिवत् देशस्थ जने लक्षणेति ज्ञेयम्। देशस्थ जने हैज द यूजेज ऑफ अधिकरण कारक वाया स्थ, यानी स्थान सूचक है। मे पे पर, ओके, द इंग्लिश प्रोपोजिशंस इन ऑन एट, यानी फला देश में रहने वाले लोग, देशस्थ जने। अर्थ यह हुआ कि जो गुर्जर देश है उसके लोगों के, निवासियों के लक्षण ऐसे ऐसे हैं कि ये लोग चतुर और साहसी होते हैं। कलिंगः साहसिका। लेट्स रिवाइज दिस। सबसे पहले तो याद रखिए व्यक्ति डिफाइन हो रहा है, गुर्जर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। और डेफिनेशन में आधार देश को बनाया गया है। डिफाइन करते समय सबसे पहले देश बताया गया कि ऐसा ऐसा एक देश है जिसका नाम गुर्जर देश है। फिर उस देश के निवासियों को डिफाइन किया गया कि इस गुर्जर देश के रहने वालों के इतिवत् देशस्थ जने, उन लोगों के ऐसे ऐसे लक्षण है। ये आया गुर्जर की डेफिनेशन, यानी यहां भी गुर्जर देश के आधार पर गुर्जरों को डिफाइन किया गया। नीचे गुर्जर के बाद गुर्जरी की परिभाषा आती है। सिमिलरली यहां भी लिखा मिलता है शत्रुकृत ताड़नादिकम तद उज्जीर्यत यत्र इति अधिकरणे अप। तो यहाँ भी अधिकरण कारक आया है। नोटिस द वर्ड्स यत्र इति अधिकरणे, अधिकरण बीइंग में पे पर, यानी स्थान सूचक।
यत्र का अर्थ हुआ दैट प्लेस, ये हमें पता है। यत्र इति अधिकरणे मीन्स इन दैट प्लेस, ठीक है। अब आगे जो कुछ लिखा है ये, जैसे गुर्जर देश जिसे प्रिय है, गुर्जरः देशः तस्य प्रियेति, और नेक्स्ट लाइन में गुर्जर देशः प्रियोस्या। फिर अंत में लिखा है गुर्जर देश वासिनी अतो गुर्जरी इति केचित, यानी वो गुर्जर देश में निवास करती है या कभी किया था, इसलिए उसे गुर्जरी कहा जाता है। अतो गुर्जरी इति केचित, अतो मीन्स हेंस, देयरफॉर। अच्छा, शब्द कल्पद्रुम के लेखक ने ये पूरा वर्णन जिस ग्रंथ से लिया है, शब्द रत्नावली, वो भी बात का है। ये 17वीं सदी में औरंगजेब के समय लिखा गया था। तो ये हुआ गुर्जर और गुर्जरी का जो वर्णन लेट मिडिवल टाइम्स में हमें मिलता है। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स में सवाल पूछे कि गुर्जर शब्द अगर स्थान का नाम हो तो भी शब्द का अर्थ क्या होता है, द टेक्निकल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग। मैं फिर वही कहूँगा, सीरीज पूरी देखिए। आप लोग 2 मिनट का वीडियो देखकर 10 सवाल पूछने लग जाते हैं। मैं इन सब बातों का जवाब पीछे दे चुका हूँ। And as far as this question is concerned, it has been dealt with in the second part of the series. पर एक बात बताइए मुझे, मरु एक स्थान का नाम रहा है, हम सब जानते हैं, कॉमन नॉलेज। मरुदेश, मरुस्थल, मारवाड़। मरु स्थान के आधार पर लोगों को पहचाना गया। योद्धाओं के लिए मारव क्षत्रिय आता है, मारव सुभट आता है, बनियों के लिए मरुवाणी कहा गया। ऐसे बहुत से प्रयोग मिलते हैं, हम कई प्रयोग देख भी चुके हैं पीछे के सेशंस में। ये भी सच है कि मरु नाम की कोई जाति जनजाति उस समय हमें नहीं मिलती। तो इससे समझ आ जाता है कि ये एक स्थान से उसके निवासियों को नाम मिल रहा है, तो मरु, ठीक। अब मुझे इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या मरु के एग्जैक्ट मीनिंग की आवश्यकता पड़ी कि मृ धातु है जिसका अर्थ है जीवन रहित? आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। हमें फिर भी पता चल गया कि मरु नाम जो है एक स्थान का है और स्थान से निवासियों को ये नाम मिल रहा है, ना कि किसी जाति जनजाति से स्थान को। डायरेक्शन भी कंफर्म हो गया, राइट, कि लोगों को ये नाम स्थान से संबंधित होने के कारण मिला है। दूसरी बात, गुर्जर शब्द का तकनीकी अर्थ प्राचीन इतिहास में कहीं लिखा नहीं मिलता। बाद के ग्रंथों में क्या लिखा है और उसका क्या अर्थ दिया है वो हमने अभी देख लिया, राइट। मगर इस बात के सीधे स्पष्ट तत्कालीन इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं कि न सिर्फ गुर्जर एक स्थान का नाम है, साथ ही ये नाम स्थान से स्थान के लोगों को मिला है। मैं सीरीज में 2 बार इस एविडेंस को कवर कर चुका हूं। तो इस विवाद में हमारे लिए जो प्रश्न था कि ये जो लोग इतिहास में गुर्जर नाम से जाने जा रहे हैं 7th सेंचुरी से 13th-14th सेंचुरी एडी तक की इस पूरे फेज में, इनको गुर्जर नाम कैसे मिला, इसका उत्तर हमें मिल गया। मरु के लिए भी मिल गया और गुर्जर के लिए भी मिल गया, विच आई कवर्ड ट्वाइस। तो अब इसके बाद पीछे गुर्जर नाम हजारों साल पहले किसी आसमान से आया या खुदाई में निकला, डज नॉट मैटर। जिस समय के जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन राजवंशों और लोगों को स्थान से नाम मिला है, वो किसी गुर्जर जाति जनजाति के नहीं थे। एंड आई प्रूवन दैट विद कंटेम्प्रेरी एविडेंस। मैं चैलेंज करता हूं उस एविडेंस को झुठला कर दिखाइए। गुर्जर जाति जो है वो बहुत बाद में जाकर आई है, जिसका पहला उल्लेख 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लिखी गई बाबरनामा से आता है। तो गुर्जर शब्द की जैसी इंटरप्रिटेशन 17वीं और 19वीं सदी में हुई, मैंने आपके सामने रख दी। ये परिभाषा भी गुर्जर शब्द को किसी एक जाति जनजाति से डिफाइन नहीं करते, सिर्फ एक देश के लोगों को कहा है और उसके लोगों को, देश के लोगों को उस हिसाब से डिफाइन किया गया। सो द होल एक्सप्लेनेशन इज ड्रिवन बाय कंट्री and it defines the people of that country accordingly by the country. In other words, the meaning doesn't flow from a jati or tribe to any country. As we just saw, it is the other way around. तो इस अंक में इतना ही।
अगले सेशन तक के लिए अनुमति दें। प्रणाम।